अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सेवलॉग बसबी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज एक बार फिर बहुत ज़बरदस्त व्लॉग लेकर हाजिर हूँ। और आज के व्लॉग में बहुत ज़बरदस्त सी क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यानी रोज़मर्रा की क्लीनिंग टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं ये। जैसे कि आपको पता है कि हर महीने जो है हमारा फ्रिज, यानी हर ख़वातीन का फ्रिज जो है वो साफ़ होता है। तो मेरा भी हो रहा था। तो आज मैं करवा रही थी सबसे पहले अपना फ्रीज़र साफ़। तो मैंने सोचा कि फ़्रीज़र को साफ़ करने की मैं पहले भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर कर चुकी हूँ और वो भी मैं करूँगी, लेकिन उसके अलावा मैंने ख़्याल में एक और टिप एंड ट्रिक आई। और वो ये कि कहते हैं कि नमक अगर जो है वो इस सख्त बर्फ़ में लगाया जाए तो ये सख्त बर्फ़ जो है पिघल जाती है। तो मैंने कहा क्यों ना ये एक्सपेरिमेंट मैं भी करूं, क्योंकि मैंने ये बहुत सुना भी है और देखा भी है, अभी तक किया नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो ये वाली टिप्स एंड ट्रिक जो है वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और मैं ख़ुद भी कर लूं। तो मैंने लिया था नमक, और नमक को इस तरह बर्फ़ में जो लगाया था वो मेरी मेड ने लगाया था। और बेचारे के हाथ काफ़ी ठंडे हो रहे थे, लेकिन गर्मियाँ थी उसमें मज़े आ रहे थे लगाने में। थोड़ा बहुत जलन भी हो रही थी क्योंकि इतनी सख्त बर्फ़ में नमक लगाना बहुत बड़ी बात है। मैंने भी लगाए थे थोड़े बहुत, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने शूट नहीं कर पाई वो, लेकिन थोड़ा बहुत मैंने भी नमक लगाया था। तो नमक लगा के हुआ ये कि नमक लगा के मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ा, तकरीबन आधा पौन घंटा। और उसके बाद ये सख्त बर्फ़ जो है मेरे हाथों से टूट रही थी। तो सोचें कि जब इसका जो एक टूल होता है फ्रीज़र को साफ़ करने का, तो उससे भी काफ़ी बर्फ़ निकली। तो एट लास्ट मुझे जल्दी थी, तो फिर मैंने अपना पुराना वाला टिप आजमाई, यानी गर्म खौलता हुआ पानी इस तरह फ्रीज़र के अंदर रखा। साइडों की तो बर्फ़ उतर गई थी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, लेकिन सामने की बर्फ़ जो है मैंने सोचा कि अपना पुराना ही टोटका आजमाया जाए। और इस तरीके से पूरी की पूरी बर्फ़ निकल गई थी। साइडों की बर्फ़ जो है वो नमक से निकल गई थी, लेकिन मैंने वही पुराना टोटका आजमाया तो पूरी की पूरी बर्फ़ आसानी से निकल गई। फिर उसके बाद मैंने ना फ़ोम लिया, ना मैंने कोई जूना लिया, ना मैंने कोई कपड़ा लिया। मैंने सिंपल वही चीज़ ली जो इससे पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर की थी कि ये मैंने क्लीनिंग क्लॉथ्स कैसे बनाए थे। तो अगर नहीं देखी तो आप लोग जाकर उस व्लॉग को जाके देख लें। तो इसमें जो है सारी चीज़ें मौजूद थी। इसमें डिटर्जेंट भी मौजूद था, इसमें आपका एंटी बैक्टीरियल भी मौजूद था, यानी डिसइंफेक्ट भी था। सारी चीज़ें अच्छी तरह थी उसके अंदर। तो उससे मैंने फ्रीज़र को एक साफ़ करवाया और फिर उसके बाद माइक्रो फैब्रिक क्लॉथ से अच्छी तरह एक और दफ़ा साफ़ करवा दिया। और इस तरीके से मेरा फ्रीज़र हो गया था साफ़ शफाफ। और जो जो ऑर्गेनाइज़र थे उसी में मैंने सारी अपनी ऑर्गेनाइज़र में अपनी जितने भी कटिंग वेजिटेबल्स थी वो रखी, और बाकी चीज़ें मैंने अच्छी तरह समेट के रख दी थी। अब जो मैं टिप लेकर आई हूँ, अक्सर मैं जब भी खाना बनाती थी उसमें आलू के कबाब या भुर्ता, आलू का भुर्ता बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली हमारे घर वालों को भी बहुत सा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे हमेशा कोफ्त होती थी आलू के छिलके छीलने में। लेकिन अब जो ट्रिक आई है, अब वो ये आई है कि आप लोग देखें, अगर इस किस्म का जो टूल होता है, यानी फ्राइंग का टूल जो है हर किसी के घर में मौजूद होता है। इससे दो काम होते हैं, आपका छिलका आराम से निकल जाता है, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं। आप लोग पोटैटोज़ को आप तो टू पीसेस में करें, यानी हाफ हाफ करें। इस तरीके से आप इसके अंदर पास आउट करवाएं इस टूल, यानी इस क्या मैं कहूँगी फ्राइंग वाले चम्मच को कहते हैं या फ्राइंग होल्डर को खेलें। इस तरीके से आप करें, और साथ साथ आपका छिलका तो उतरेगा ही उतरेगा, उसके साथ साथ आपका पोटैटो भी अच्छी तरीके से मैश हो जाएगा। यानी आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप आराम से एक तीर से दो शिकार कर सकते हैं। यानी आराम से आप पोटैटो को टू पीसेस में करें और आराम से पोटैटो को प्रेस करें इसके अंदर। साथ साथ आपका जो मैश हुआ हुआ पोटैटो निकलेगा और साथ साथ आपका छिलका भी निकल जाएगा। है ना ज़बरदस्ती टिप? तो काइंडली प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक पसंद आ रही हैं, और शेयर भी करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक से मेरी वीडियो वायरल होने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ लोग जो है वायरल होने नहीं देते। आई डोंट नो वाई। जिस तरह के लास्ट व्लॉग 2 व्लॉग्स मेरे इतने वायरल नहीं हुए हैं क्योंकि यूट्यूब रिकमेंडेशन में मेरे वो व्लॉग्स नहीं गए हैं। अगर मेरे वो व्लॉग यूट्यूब रिकमेंडेशन में जाते तो मेरे वो वाले ब्लॉग्स के व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे होते। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे हर व्लॉग्स को, जो मेरे व्लॉग्स को देख रहा है, एक तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, और साथ साथ लाइक भी करें।
अब जो मैं लेकर आ रही हूँ टिप, वो भी बहुत अच्छी और ज़बरदस्त सी टिप लेकर आ रही हूँ। ऑब्वियसली आप लोगों के सबके घरों में डस्टबिन्स होती हैं। ऑब्वियसली डस्टबिन को साफ़ करने का तरीका और फिर उसके अंदर क्या किया जाए तो इस तरीके से ये जो गीली हो जाती है डस्टबिन, ये ना हो। तो वैसे सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सिंपल मैंने इसमें मैक्स लिक्विड के लिया और साथ साथ जो मेरा मैक्स लिक पाउडर होता है वो मैंने डाला और अच्छी तरीके से मैंने अपने डस्टबिन को साफ़ करवा दिया। अच्छा, डस्टबिन ज़्यादातर जो है मैं बाहर टेरेस में ही आके करवाती हूँ, क्योंकि बाथरूम में काफ़ी कंजस्टेड हो जाता है, तो मैं वहाँ सफाई नहीं करवाती। मैंने कहा धूप भी होती है, धूप से सारे आपकी बैक्टीरिया जो है वो मर जाते हैं और अच्छी तरीके से आपकी डस्टबिन फ़ौरन ड्राई भी हो जाती है। और यही वजह थी जिसकी वजह से मैंने अपनी डस्टबिन को टेरेस में वॉश करवाया। अच्छा, किचन में मैं इतनी डस्टबिन यूज़ नहीं करती। किचन में मैं क्या यूज़ करती हूँ मैं इंशाल्लाह बाद में आप लोगों को बताऊँगी। फ़िलहाल फिर मैं बता रही थी कि जब हमारी डस्टबिन अच्छी तरह ड्राई हो गई तो उसके अंदर शॉपर डालने से पहले आप डाल दें इस तरह रैपर, किसी भी सोप का डाल दें और साथ ही साथ आप पाउडर भी डाल दें। रैपर आप क्यों डालेंगे? खुशबू के लिए। और पाउडर क्यों आप डालेंगे? यानी आपका वो नीचे की डस्टबिन आपकी गीली ना हो। और साथ ही साथ आप शॉपर जो है इस तरह उल्टा करके आप डालेंगे ताकि आपका शॉपर कभी भी डस्टबिन से बाहर ना आए। तो ये थी छोटी सी टिप थी। अगर आप लोग को अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अब जो मैं लेकर आई हूँ, लोग अक्सर जो है तेल को गर्म किए बगैर चीज़ें डाल देते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि भाई ये तेल तो गर्म हुआ नहीं। तो इसको टेस्ट करने का तरीका क्या है, कोई सा भी आप लोग अपना स्पून ले लें या स्पैचुला ले लें और वो इस तरह पहले रख के देखेंगे तो वो बबल्स नहीं आ रहे थे। बाद में आपने रख के देखा और थोड़ा सा हाथ भी ऊपर रख के देखा तो काफ़ी अच्छी तरह गर्म हो गया था। और अगर आपने अपना स्पैचुला या कोई भी आपका स्पून जिससे आप कुकिंग कर रहे होते हैं वो चम्मच आपने रखा इस तरीके से तो उसके अंदर बबल्स आना शुरू हो गए, तो इसका मतलब आपका तेल बहुत अच्छी तरह गर्म हो गया है। दूसरा ये कि अगर आप लोग कोई भी चीज़ फ्राई करेंगे, यहाँ पे जैसे मैं फ्रेंच फ्राइज़ फ्राई कर रही थी तो तेल बहुत गर्म हो गया था, तो मैंने जब तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने चूल्हे से हटा के उस फ्रेंच फ्राइज़ को रख डाला। अगर आप उसी के अंदर डालने की कोशिश करते हैं तो खुदा ना खास्ता आपकी आग भी लग सकती थी। तो हमेशा कोशिश किया करें कि जब तेल गर्म हो जाया करे तो चूल्हे से हटा के आप उसके अंदर कोई भी चीज़ डाल दें, चाहे वो प्याज हो, अगर आप खाना बना रही हो, उसका टमाटर का पेस्ट हो, कुछ भी हो, तो वो चूल्हे से हटा के आप डाला करें। मैं ऐसी ही कुकिंग करती हूँ। आप लोग ऐसे कुकिंग करते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा। अब जो मैं टिप लेकर आ रही हूँ, अच्छा ये वाली टिप मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि हाउ टू क्लीन योर पैन फ्रॉम इनर साइड एंड फ्रॉम आउटर साइड। लेकिन यहाँ पे वहाँ पिछली दफ़ा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इनर और आउटर की डिफरेंट मैंने आप लोगों के साथ टिप शेयर की थी, लेकिन इस दफ़ा मैं एक ही टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो ये कि कोक, ऑब्वियसली बहुत से लोग ये टिप देखने के बाद कोक पीना ख़त्म कर देंगे, क्योंकि कोक के अंदर इतनी ताकत होती है सफाई करने की, तो वो सफाई हमारे अंदर से भी बहुत अच्छी तरह कर देता होगा कोक, यानी जो कोक पीते हैं। मैंने तो फ़िलहाल कोक पीना ख़त्म कर दी है, आप लोग भी कोक पीना ख़त्म कर दें। तो बहरहाल टिप ये है कि कोक के अंदर मैंने मिलाया था पेस्ट, और पेस्ट को अच्छी तरह मैंने इसके अंदर डिज़ोल्व कर दिया। अच्छा, आधी कोक ली थी, यानी हाफ़ ग्लास मैंने कोक ली थी और 3-4 मैंने जो आप कहते हैं कि 2 टेबलस्पून ऑफ टूथपेस्ट मैंने बस एक लिया था और उसको मैंने अच्छी तरह डिज़ोल्व किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला अपना डिटर्जेंट लिक्विड, कोई सी भी ब्रांड का। उसके बाद मैंने डाला था अपना सिरका, लेकिन सिरका मैंने सबसे आखिर में डाला था, उससे पहले मैंने डाला था बेकिंग पाउडर नहीं, मीठा सोडा। और फिर उसके बाद इसके अंदर मैंने डाला था सिरका। रिएक्शन आप देखिएगा कितना ज़बरदस्त आया था रिएक्शन, लेकिन उससे पहले मैं डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रही थी तो उसी में रिएक्शन बहुत अच्छी तरह आ गया था। तो मैंने कहा चलो ये वाला जो लिक्विड है या ये वाला जो एक टिप है ये बहुत अच्छी तरह बन चुकी है। और फिर साथ साथ फिर मैंने डाला जब सिरका तो ये उबल के बाहर आ गया था। तो ये वजह थी कि मैंने इसको एक बाउल के अंदर, ग्लास के अंदर मैंने बनाया था ताकि आपका नीचे का बेस ख़राब ना हो। और फिर इसको अच्छी तरह मिक्स करके उसी के अंदर बाउल के अंदर मैंने पोर किया। और फिर मैंने क्या किया, अच्छा मेरे पास कोई इतना बड़ा पतीला या इतना बड़ा बोल नहीं था,
मैं ये चाह रही थी कि पूरा का पूरा फ्राई पैन फ्रॉम इनर साइड और फ्रॉम आउटर साइड इस लिक्विड में क्या कह सकते हैं, ये लिक्विड अच्छी तरह उनके अंदर यानी पैन जो है इसके अंदर डिज़ोल्व क्या है, यानी इसके अंदर हो जाए। यानी लिक्विड जो है ये वाला ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी हर जगह अच्छी तरह पेस्ट हो जाए या अच्छी तरह डूब जाए, एक तरीके से पैन जो है इस लिक्विड के अंदर डूब जाए, मेरा ये था। तो इसकी वजह से मैंने लिया था शॉपर, गार्बेज शॉपर। ऑब्वियसली देखिए मैं पैन इसके अंदर डालने की कोशिश कर रही हूँ तो वो बिल्कुल नहीं हो रहा था, और ना मेरे पास इतना बड़ा पॉट था जिसके अंदर मैं इसको डिबो सकती। तो इस वजह से मैंने लिया था शॉपर। शॉपर से अच्छा कोई चीज़ अच्छी नहीं थी कि पैन जो है अच्छी तरीके से इसके अंदर कहते हैं ना घुल मिल गया था, अच्छी तरह नहा लिया था। तो यही मैं चाह रही थी, और यही लिक्विड जितना पूरा का पूरा मैंने इस चॉपर के अंदर पोक कर दिया फ्राई पैन के साथ, और फ्राई पैन के ऊपर भी अच्छी तरह मैंने थोड़ा बहुत रहने दिया, और नीचे भी क्या नहीं, नीचे की बेस भी अच्छी तरह इसके अंदर अच्छी तरह जो है वो क्या कह सकते हैं घुल मिल जाए अच्छी तरीके से। तो फिर ये शॉपर मैंने फिर रख दिया था तकरीबन आधे दिन के लिए, क्योंकि मैंने ये आधी रात को यानी 12 बजे के बाद मैंने ये सारा बनाया था, और फिर मैंने इसको रख दिया था आराम से। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मेरी मेड आई थी तो उससे फिर मैंने निकलवाया था ये फ्राइंग पैन। अच्छा, ऑब्वियसली लास्ट टाइम जब मैंने करवाया था आउटर साइड वो हार्पिक और डिटर्जेंट था, और इसके अलावा कुछ नहीं था। इसमें जो चीज़ें थी वही सारी चीज़ें थी, लेकिन वो भी बहुत थोड़ा मतलब उसमें भी थोड़े बहुत काले धब्बे लगे हुए थे ऑब्वियसली, और इसमें भी काले धब्बे जो हैं बाहर से थोड़े बहुत लगे हुए हैं, लेकिन साफ़ हुआ है। अगर आप तस्वीर में, मैं अगर हो सके तो मैं तस्वीर आप लोगों को दिखाऊंगी, अगर आप जाके देखें साफ़ होने से पहले इसकी हालत और फिर साफ़ होने के बाद की इसकी हालत, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। अच्छा, बस अंदर से ये इतना अच्छी तरह साफ़ नहीं हुआ, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं ये अंदर से भी अच्छी तरह साफ़ करके आपको दिखाऊं। इंशाल्लाह बाकी किसी ब्लॉग में मैं अंदर से आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन हुआ है ऑब्वियसली वीडियो में इतना ख़ास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन साफ़ हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह आगे जाके मैं अंदर से कैसे और अच्छी तरह साफ़ करते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये आई थी बारी ओवन के बर्नर्स की। ओवन साफ़ करना मैं आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हूँ, लेकिन ओवन के बर्नर्स की कभी मैंने आपको सफाई नहीं दिखाई। इसका एक आप लिक्विड बनाएं जिसके अंदर पानी, डिटर्जेंट, सिरका और आखिर में बेकिंग सोडा या मीठा सोडा, सॉरी बेकिंग सोडा नहीं, हमेशा बेकिंग सोडा मुंह से निकलता है, और मीठा सोडा। और फिर उसके बाद आप सारे जितने भी बर्नर्स हैं आपके ओवन के वो इसके अंदर आप डिप कर दें। अच्छा, मेरे ओवन के 5 बर्नर्स हैं, मैंने पाँचों डिप नहीं किए थे, मैंने सिर्फ 4 डिप किए थे जो कि इसके अंदर आ सकते थे। बड़ा वाला जो है वो थोड़ा बहुत साफ़ हुआ था, तो वो मैंने कहा था कि वो मैं नॉर्मली अपनी मेड से कह दूँगी कि वो नॉर्मल साफ़ कर दें, लेकिन इन दोनों चारों छोटे बर्नर्स का बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। तो ये भी मैंने उसी वक्त डिप कर दिया था जब मैंने वो पैन का सॉल्यूशन जब बनाया था, और पैन को मैंने डिज़ोल्व कर दिया था शॉपर के अंदर। तो ये भी मैंने जब बनाया था, और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग अपनी मेड से सिंपली कहा, इसके अंदर कुछ भी मैंने नहीं लगवाया, इसके अंदर सिंपली मैंने जो तारों वाली जो जूना होती है उससे मैंने कहा कि तुम रगड़ो, और उसने सिंपल रगड़ा, साफ़ किया, और ये इतना अच्छा और नया नया तैयार हो गया था। यानी इतनी खुशी होती है कि जब आपका फ्रिज या फ्रीज़र या आपका ओवन साफ़ होता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो लिटरली इसके अंदर था कि ये साफ़ हुआ है। तो ये आप लोग वीकली प्लानिंग या ट्वाइस अ वीक आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो ये थी मेरी कुछ बहुत ही इजी लाइफ गोइंग टिप्स एंड ट्रिक, यानी आपकी लाइफ में हमेशा ये यूज़ होती हैं। कोई ऐसी टिप नहीं है कि जो आर्टिफिशियल टिप मैं आपको बताऊं, सारी नेचुरल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। ज़रूर इन लोगों को आजमाइएगा। आई होप कि आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर। आगे आने वाले ब्लॉग्स बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं, और ज़रूर उन लोगों को देखिएगा आखिर तक। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।